everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have missed our previous videos, you can click on the I button given above. And if you want to join our Telegram group, you can click on the link given in the description. And today we are going to study the topic solutions. This is topic number 2nd from Maharashtra State Board syllabus, Standard 12th. The topics to be covered in this chapter are this. Out of this, we are done with most of the topics. If you have missed our videos, you can click on the I button above and see those videos. The topics to be covered in this chapter today, for today's video is qualitative properties of electrolytes. So today we are going to study qualitative properties of electrolytes. तो अब तक हमने देखा था पिछले 4 वीडियो में qualitative property of नॉन इलेक्ट्रोलाइट. अब qualitative property of इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट के qualitative property से डिफरेंट कैसे हैं वो आज हम समझेंगे. तो अभी पहले समझने के लिए कि कॉलिगेटिव बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैसे डिफरेंट है नॉन इलेक्ट्रोलाइट से, तो हमें ये 3 एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन समझना होगा. पहला, जो इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन होता है उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के रिलेशंस को ओबे नहीं करते. तो अब तक जो भी हमने नॉन इलेक्ट्रोलाइट के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टडी किए थे उससे डिफरेंट होते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. सेकंड ऑब्जर्वेशन है कि ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट से डिफरेंट होते हैं, बट उनके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नॉन इलेक्ट्रोलाइट के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से ज़्यादा होते हैं. तो सपोज मैंने आपको 2 सोल्यूशन दिया है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है और एक नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है. दोनों भी सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन सेम है. उस केस में इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू ज़्यादा होगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से. थर्ड ऑब्जर्वेशन है मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन aqueous solution determined by colligative properties are lower than their formula mass. मतलब फॉर्मूला मास जो भी होगा इलेक्ट्रोलाइट का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से निकाला हुआ मोलर मास उससे कम होगा. अब ये 3 एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन थे, पर ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ऐसे क्यों है तो वो समझना होगा हमको. इसका कारण ढूंढ के कि इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा क्यों होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन से, जबकि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम था. तो उसका रीज़न इसके पीछे ये है कि जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स को आप सोल्यूशन के फॉर्म में जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट को आप सोल्यूशन के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो डिसोसिएट नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल आयन के फॉर्म में प्रेजेंट होगा. बट जब इलेक्ट्रोलाइट को आप सोल्यूशन में कन्वर्ट करोगे तो वो डिसोसिएट होके 2 या 2 से ज़्यादा आयन वाटर में दे देंगे. इसकी वजह से क्या होता है, जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन था ऑफ सेम कॉन्सेंट्रेशन उसमें सपोज 100 आयन्स हैं, तो इलेक्ट्रोलाइटिक में अब क्या होगा, डिसोसिएट होने के बाद 100 से ज़्यादा आयन्स तैयार हो जाएंगे. नंबर ऑफ आयन्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं. इसकी वजह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट भी बढ़ रहा है एज कंपेयर टू नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन सेम है. तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम था, इलेक्ट्रोलाइट का भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट का भी, बट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसका ज़्यादा था, इलेक्ट्रोलाइट का,
क्योंकि उसमें नंबर ऑफ आयंस या नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा है। इसे बेहतर समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया है। हमने एक बीकर में NaCl डिसॉल्व किया है, दूसरे में सुक्रोज। दोनों सॉल्यूशन का सेम कॉन्सेंट्रेशन है, बट NaCl डिसोसिएट होके Na+NCl- दे रहा है, बट सुक्रोज जो है वो डिसोसिएट नहीं हो रहा। इसका मतलब जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ NaCl डबल होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सुक्रोज से। दैट इज इलेक्ट्रोलाइट का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इस केस में नॉन इलेक्ट्रोलाइट की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से डबल है। इसका रीजन है कि वहां पे डबल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जनरेट हो रहा है। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट से डिफरेंट है। तो जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमने जो फॉर्मूलेज लर्न किए थे, जो रिलेशनशिप्स लर्न किए थे, वो इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम अप्लाई नहीं कर सकते। बट स्टिल वॉन्टॉफ ने, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने वॉन्टॉफ फैक्टर जनरेट किया, और ये वॉन्टॉफ फैक्टर हमें सेम फार्मूला जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट का है वही फार्मूला हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं, जस्ट उसमें एक वॉन्टॉफ फैक्टर भी आपको अप्लाई करना है। तो वॉन्टॉफ फैक्टर को डिफाइन इस तरह से किया गया है कि वॉन्टॉफ फैक्टर एक्चुअली रेशियो है बिटवीन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन divided by colligative property of non-electrolyte solution of same concentration। मतलब आपको इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम रखना है, और वॉन्टॉफ फैक्टर मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन डिवाइड बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज डेल्टा TF, दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिवाइड बाई डेल्टा TF0 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, डेल्टा TB0 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। वेपर प्रेशर डेल्टा P कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, डेल्टा P0 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, पाई0 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और वॉन्टॉफ फैक्टर को और एक तरह आप डिफाइन कर सकते हो कि एक्चुअल मास ऑफ पार्टिकल्स इन सोल्यूशन आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाय मोल ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स डिसॉल्व इन सोल्यूशन। तो एक्चुअल कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है सोल्यूशन में डिसोसिएट होने के बाद, उसको आप डिवाइड कीजिए कि फॉर्मूला मास में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट थे। अब इसको और भी एक तरह से आप कर सकते हो, फॉर्मूला मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस विच कैन बी इक्वल टू m theoretical डिवाइड बाय m ऑब्जर्व्ड। तो इतने तरीके से आप वॉन्टॉफ फैक्टर को डिफाइन कर सकते हो। अब सपोज आपके पास एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन तो डिसोसिएट नहीं होगा, इसलिए उसमें हमेशा वन पार्टिकल ही रहेगा। यदि आपने KNO3 या NaCl का सोल्यूशन बनाया जो इलेक्ट्रोलाइट है, तो दो आयन में डिसोसिएट होता है, K+NO3- या फिर Na+Cl-, मतलब कितने आयन्स बन रहे हैं, दो। या फिर आप Na2SO4 या CaCl2 का सोल्यूशन बनाओगे तो दो Na और एक SO4 बनेगा, मतलब 3 आयन। यहाँ पे एक Ca और दो Cl2 बनेगा, मतलब 3 आयन, मतलब यहाँ पे 3 आयन जनरेट हो रहे हैं। इसलिए यहाँ पे सपोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सपोज 1 है, तो KNO3 का और NaCl का उससे डबल होगा, और Na2SO4 या फिर CaCl2 का उससे ट्रिपल होगा। और इस तरह से आप नॉन इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइट के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टडी कर सकते हो कंपेयर करके, बट दोनों सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन आपको सेम रखना है। अब नेक्स्ट थिंग कि एट हाई कॉन्सेंट्रेशन पे, जब कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन का ज़्यादा है, देखो ये सब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमने अभी तक डिस्कस किया है वो सब बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन में स्टडी किया जाता है, भले ही इलेक्ट्रोलाइट है तो भी बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन है। क्यों? क्योंकि सारे आयन डिसोसिएट हो जाने चाहिए, तब हम उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। यदि आपने डाइल्यूट सोल्यूशन यूज़ नहीं किया, आपने हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन यूज़ किया,
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए। तब प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जो आई वैल्यू आपको मिलता है वो कम होता है एक्सपेक्टेड आई वैल्यू से। मतलब जो आई वैल्यू एक्चुअली मिलना चाहिए था डाइल्यूटेड सोल्यूशन में उससे कम होगा इधर आई वैल्यू कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में नंबर ऑफ आयन्स ज़्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो दो अपोजिट आयन के बीच में होता है वो भी ज़्यादा रहेगा, और इसलिए दो अपोजिट आयन जो अभी बहुत ज़्यादा करीब है वो करीब आके आयन पेयर्स बनाएंगे। इसलिए आयन पेयर में एक या एक से ज़्यादा कैटायन हो सकता है या फिर एक या एक से ज़्यादा एनायन हो सकता है जो साथ में रहेंगे बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यदि आयन पेयर्स बन जाएंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल सोल्यूशन में कम हो जाएंगे। जो डाइल्यूट सोल्यूशन में 100 पार्टिकल्स बनने वाले थे, अब कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में आयन पेयर की वजह से सिर्फ 50 पार्टिकल्स बने, और इसकी वजह से जैसे पार्टिकल का संख्या कम हो जाएगा आई वैल्यू भी कम हो जाएगा और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कम हो जाएगा। इसलिए इलेक्ट्रोलाइट का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए हमेशा डाइल्यूट सोल्यूशन यूज किया जाता है, ना कि कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। अब मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज फॉर द नॉन इलेक्ट्रोलाइट पढ़ा है। आपको इसमें क्या मॉडिफिकेशन करना है? जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपने फॉर्मूलाज पढ़े थे उसको सिर्फ अब आपको आई से, दैट इज वाट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करते जाना है। तो ये हुआ वेपर प्रेशर के लिए, ये हुआ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए, और ये ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। तो आपको यहाँ पे और कुछ ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ पे वाट ऑफ फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई करते जाना है। नेक्स्ट है वांट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब वांट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का क्या रिलेशनशिप है? तो अभी हमने पढ़ा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है वो डाइल्यूट सोल्यूशन में कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं, और इसलिए हम लोग उनका वांट ऑफ फैक्टर क्लियरली स्टडी कर सकते हैं। बट सपोज आपके पास जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट कभी भी कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, और इसलिए उसका जो वांट ऑफ फैक्टर वो स्टडी करना डिफिकल्ट है। और ऐसे केस में आपको जो वांट ऑफ फैक्टर और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब कितने हद तक आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होने वाला है, वो दोनों का रिलेशनशिप जानना बहुत ज़रूरी है। तो सपोज आपके पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है AXBY, जिसका सोल्यूशन आपने बनाया है। सोल्यूशन बनाने के बाद वो इस तरह से डिसोसिएट हो रहा है XAY प्लस YBZ माइनस। अब इनिशियली मतलब डिसोसिएट होने के पहले अनडिसोसिएट कंप्लीटली 1 मोल लिया है और डिसोसिएटेड 0 है, अभी तक डिसोसिएट हुआ नहीं है। इक्विलिब्रियम मतलब जब डिसोसिएशन प्रोसेस ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम पे आ गया तब AXBY होगा 1 माइनस एक्स, और डिसोसिएटेड आयंस होंगे X इंटू अल्फा या फिर Y इंटू अल्फा, जहाँ अल्फा मतलब होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मोल्स ऑफ कैटायन हो गए जो डिसोसिएटेड है वो अल्फा X, मोल्स ऑफ एनायन जो डिसोसिएटेड है अल्फा Y। आपने इनिशियली 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिया था, इसलिए जो अब बचा है एट इक्विलिब्रियम वो है 1 माइनस अल्फा दैट हैज रिमेन अनडिसोसिएटेड। तो आफ्टर डिसोसिएशन टोटल मोल्स कितने हैं आपके पास? 1 माइनस अल्फा फॉर अनडिसोसिएटेड, X अल्फा फॉर द कैटायन, Y अल्फा फॉर एनायन। इसे आप यदि सॉल्व करो तो आपको मिल जाएगा 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1, जहाँ n मतलब होता है x प्लस y, मतलब कैटायन प्लस एनायन के नंबर को क्या कहोगे? n। और ये n मिला है आपको 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को डिसोसिएट करके, इसलिए वांट ऑफ फैक्टर I इज एक्चुअली इक्वल टू एक्चुअल मोल्स ऑफ पार्टिकल्स इन द सोल्यूशन आफ्टर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन के बाद आपके सोल्यूशन में कितने पार्टिकल्स बचे? दैट इज 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1, जो आप यहाँ लिख दोगे, डिवाइड बाय मोल्स ऑफ फॉर्मूला यूनिट डिसॉल्व इन सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में कितना ही डिसॉल्व किया गया था? 1 मोल, इसको डिवाइड करोगे 1 से, इसलिए अब I इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1, वेर अल्फा इज इक्वल्स टू I माइनस 1 डिवाइड बाय n माइनस 1। और ये लर्न करना जरूरी है, यह है रिलेशनशिप बिटवीन
द वांटो फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब इस पे बेस्ट प्रॉब्लम्स है। अब सपोज आपके पास 0.2 मोलर एक्वा सोल्यूशन ऑफ KCl है जो फ्रीज हो रहा है -0.680 डिग्री सेल्सियस पे। अब आपको उसका वांटो फैक्टर और ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है 0 डिग्री सेल्सियस पे और KF दिया हुआ है। तो आपको पता है डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू M। डेल्टा TF दैट इज डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑलरेडी दिया है, दैट इज 0.680 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। M दिया हुआ है आपको 0.2 मोल पर केजी। अब डेल्टा TF0 इज इक्वल टू 1.86 दैट इज KF इंटू M। KF इंटू M करोगे तो आपको मिल गया डेल्टा TF। तो I इक्वल्स टू डेल्टा TF डिवाइड बाई डेल्टा TF0। डेल्टा TF मुझे पता है जो उन्होंने दिया है, डेल्टा TF0 मैंने अभी अभी कैलकुलेट किया है और ये दोनों को मैं डिवाइड करूंगी तो मुझे वांटो फैक्टर मिल जाएगा। अब आगे जो ऑस्मोटिक प्रेशर जीरो ऑफ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है वो है MRT विच इज इक्वल टू M को आप किससे सब्स्टिट्यूट करना है N2/V, क्योंकि आपके पास V दिया हुआ है और N2, ठीक है। तो N2 कितना है 0.2 मोल इंटू R कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। टेम्परेचर 273 केल्विन, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन यहाँ पे उन्होंने बताया है, डिवाइड बाय 1 लीटर। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको π0 मिल जाएगा। अब I इक्वल्स टू π/π0। I मुझे पता है, π0 मैंने अभी अभी कैलकुलेट किया है, इसको यूज करके मैं पाई निकाल सकती हूँ, दैट इज 8.2 एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.01 मोलर एक्वा सोल्यूशन ऑफ फॉर्मिक एसिड सोल्यूशन फ्रीजेस एट -0.021 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट इट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज अल्फा एंड KF इज गिवन। अब नेक्स्ट वापस आपको याद रखना है डेल्टा TF इक्वल्स टू I KF इंटू M। डेल्टा TF मतलब 0 माइनस 0.21 दैट इज 0.21 डिग्री सेल्सियस हो गया। मोल मुझे पता है, दिया हुआ है उन्होंने। तो डेल्टा TF इक्वल्स टू दैट इज डेल्टा TF का वैल्यू इधर आ गया। अब इसको कैलकुलेट करोगे मैं, डेल्टा TF यहाँ लिख दिया, I मुझे फाइंड आउट करना है, KF गिवन है, M मुझे पता है और ये सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके मुझे I वांटो फैक्टर मिल गया। अब अल्फा इक्वल्स टू I-1 डिवाइड बाई N-1 विच इज इक्वल टू I-1 बिकॉज N इज इक्वल टू 2, क्योंकि N क्या है 2 है। तो फॉर्मिक एसिड में क्यों N2 है, क्योंकि 2 आयन जनरेट होते हैं, ठीक है। HCOO नेगेटिव प्लस H प्लस 2 आयन जनरेट होते हैं, इसलिए यहाँ पे N2 है। तो 2 - 1 1 हो जाएगा, इसलिए अल्फा इक्वल्स टू I-1। I मुझे पता है 1.13 - 1 दैट इज 0.13 और इसको परसेंट में कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा 13%। नेक्स्ट है 3.4 ग्राम ऑफ CaCl2 इज डिसॉल्व्ड इन 2.5 लीटर ऑफ वाटर। व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन? वांटो फैक्टर I दिया हुआ है, तो पाई इक्वल्स टू I इंटू MRT। अब M को आपको रिप्लेस करना है, W2 डिवाइड बाय M2 इंटू V। I दिया हुआ है, देखो यहाँ पे आपको I है दिया हुआ है, W2 दिया हुआ है, R आपको पता है कांस्टेंट वैल्यू है, T दिया हुआ है, M2 कैल्शियम क्लोराइड। तो M2 आपको कैलकुलेट करना है, कैल्शियम का 40 और 2 Cl है इसलिए 71, तो ये हो गया आपका M2 मोलार मास और V 2.5 डेसीमीटर क्यूब दैट इज लीटर। अब इससे आप पाई कैलकुलेट कर सकते हो, I इंटू W2 इंटू RT डिवाइड बाई M2 इंटू V और इससे आपको जो है पाई का वैल्यू एटमॉस्फेयर में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल हैव मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एंड मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एज्यूमिंग दैट कंप्लीट डिसोसिएशन। तो आपको ऐसा एज्यूम करना है कि ये सारे कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहे हैं
सारे कंप्लीटली डिसोसिएट होके कंप्लीट आयंस बना रहे हैं, और उसके बाद सबसे ज़्यादा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कौन दिखाएगा और सबसे कम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कौन दिखाएगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले नंबर ऑफ पार्टिकल्स जनरेटेड स्टडी करना होगा। तो KCl डिसोसिएट होके देगा K प्लस प्लस Cl माइनस। इनिशियली आपने 0.1 मोलर KCl लिया है, इसलिए आपको 0.1 मोलर K प्लस और 0.1 मोलर Cl माइनस मिलेगा, क्योंकि कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन सॉल्यूशन कितना है, 0.2 मोल। सिमिलरली आप NaCl के लिए सॉल्व करो। इनिशियली आपने 0.5 मोलर लिया है, इसलिए आपको 0.5 मोलर Na प्लस 0.5 मोलर Cl माइनस मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है, 0.1 मोलर। Al PO4 जो है 1 मोलर है, तो आपको डिसोसिएट होके Al3 प्लस 1 मोलर और PO4 माइनस भी 3 माइनस भी 1 मोलर मिलेगा, दैट इज 2.0 मोलर। MgSO4 आपने इनिशियली लिया है 0.1 मोलर, इसलिए दोनों आयंस भी आपको 0.1 मिलेंगे, दैट इज 0.2 मोलर। अब आपको याद रखना है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन जनरेट कर रहा है आयन, AlPO4, इसलिए AlPO4 जो सबसे ज़्यादा पार्टिकल जनरेट कर रहा है उसकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो सबसे ज़्यादा होगा, दैट इज वो सबसे ज़्यादा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दिखाएगा, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। तो यहाँ पे जो भी सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिखाएगा वो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन दिखाएगा, और जो सबसे कम नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिखाएगा डिसोसिएशन के बाद वो सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन दिखाएगा। और यहाँ पे सबसे कम जो है पार्टिकल्स दिखा रहा है NaCl, दैट इज 0.1 मोलर, और इसलिए सबसे कम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट NaCl दिखाएगा और सबसे ज़्यादा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट AlPO4 दिखाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस एक्चुअली बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में MCQ की फॉर्म में भी आते हैं। बस आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करना है और उसके बेसिस पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिसाइड करना है। नेक्स्ट है कंप्लीट डिसोसिएशन एज्यूम करके आपको मोलालिटी फाइंड आउट करना है KBr का। उसका फ्रीजिंग पॉइंट दिया है, वाटर का दिया हुआ है, तो KBr डिसोसिएट इनटू K प्लस प्लस Br माइनस। I इक्वल्स टू मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाय मोल्स ऑफ पार्टिकल्स डिसॉल्व्ड। तो कितना पार्टिकल डिसोसिएशन के बाद जनरेट होगा, 2 K प्लस एंड Br माइनस। डिसॉल्व कितना हुआ, 1, दैट इज KBr, इसलिए I इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाई 1 दैट इज 2। तो मिल गया आपको I। नाउ डेल्टा TF इक्वल्स टू I KF इंटू M। डेल्टा TF का वैल्यू है 2.95 डिग्री। आपको M फाइंड आउट करना है, तो M को आप ले लीजिए लेफ्ट साइड में, डेल्टा TF को राइट साइड में, और इस तरह से यदि आप सॉल्व करें सारे वैल्यूज डाल के तो आपको M मिल जाएगा 0.793 मोल पर kg। And that's all for today. Thank you. If you have any doubt, any comment, any suggestion, you are free to do that on askyourdoubt04@gmail.com. If you like my video, give me a thumbs up. Share this video to more and more of your friends, and before departing, life is an art of drawing without an eraser. And that's all for today. Thank you. Stay tuned.